स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर आगामी होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक की एक सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपवाह तंत्र यानी भारत के अपवाह तंत्र इंडियन ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा कर रहे हैं। और जब आप भूगोल विषय का अध्ययन करते हैं और भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के अपवाह तंत्र पर चर्चा करते हैं तो आप देखते हैं कि इसको दो वर्गों में अध्ययन की दृष्टि से बांटा जाता है। पहला, उत्तरी भारत की नदियां या जिन्हें हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। तो अभी तक आपके इस YouTube चैनल पर आईएएस ज्योग्राफी बाबा पर मैं अमित तोमर के द्वारा आप लोगों के साथ उत्तरी भारत की नदियों के अंतर्गत या कहें हिमालय से उद्गमित होने वाली नदियों के अंतर्गत दो नदियों पर, दो अपवाह तंत्रों पर, दो ड्रेनेज सिस्टम पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले चर्चा हम लोगों ने की थी सिंधु अपवाह तंत्र पर। उसके बाद हम लोगों ने गंगा अपवाह तंत्र पर चर्चा की। कैसा लगा आपको यह वीडियो, यह दोनों के दोनों वीडियो? क्या आपको पसंद आए? अगर पसंद आए तो क्या आपने लाइक और कमेंट किया? क्या दूसरे दोस्तों को शेयर किया? क्या चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी चीजें बात की जा रही हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए वीडियो पर। तो आज हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग उत्तर भारत की नदियों के अंतर्गत ही तीसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र पर, अपवाह तंत्र पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। जी हां, तो आइए जरा देखते हैं क्या है। लेकिन उससे पहले इस रिवर सिस्टम को या इस नदी तंत्र को पढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि अपना एटलस खोल के बैठें और एटलस में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व जो भारत के राज्यों का जो पूरा एक मैप है उसको खोल लें ध्यान से। चलिए आइए शुरू करते। तो चलिए देखिए, यह आपको एक पहला फिगर दिखाई दे रहा है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी दाईं ओर से सहायक नदियों पर बना हुआ एक मानचित्र है। हाथ से बनाया गया मानचित्र है और आप लोग भी हाथ से ही बनाइएगा और निश्चित रूप से बनाइएगा। देखिए, यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परीक्षा के समय जो यह चर्चा होती है कि अगर रिवीजन का समय मिल गया होता तो हमने और भी कुछ कर लिया होता और अच्छे क्वेश्चन कर लिए होते। तो भैया, रिवीजन के लिए जरूरी पढ़ना नहीं है भूगोल में, बल्कि अगर मानचित्र से संबंधित कोई चीज है तो उस पर बार बार मैप बनाकर प्रैक्टिस करना है। मैं चाहता तो डिजिटल लगा सकता था, लेकिन अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं अपने हाथ से बनाऊंगा, तो निश्चित रूप से आप भी बनाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी यानी ब्रह्मा का पुत्र, जिसका अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र, कहां से होता है इसका उद्गम? इसका उद्गम भी वहीं से होता है जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। अर्थात कहा जाए तिब्बत के पठार के दक्षिण पश्चिम में कैलाश पर्वत श्रेणी के समीप अवस्थित जो मानसरोवर और राकसताल झील है, उसी के ही समीप एक हिमनद है, चामयांगडुंग हिमनद जिसे कहा जाता है। पूर्व में कहा जाता था कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चामयांगडुंग ग्लेशियर से होता है, लेकिन नए अध्ययन से यह बात पता चली है कि चामयांगडुंग ग्लेशियर से नहीं, बल्कि आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, और यह चामयांगडुंग ग्लेशियर के पास ही है। मानसरोवर झील और चामयांगडुंग और आंगसी ग्लेशियर, इन दोनों को अलग करता है इनके मध्य अवस्थित मरियम ला। देखिए, बनाया भी गया यहां पर, यह पूरा तिब्बत का पठार, यहां देखेंगे कैलाश पर्वत, यह देखेंगे मानसरोवर झील, यहां मैंने बनाया है आंगसी हिमनद, और इन दोनों के बीच में बनाया है मरियम ला। अब बात आती है कि ब्रह्मपुत्र नदी जिसका उद्गम आंगसी ग्लेशियर से हुआ है, तिब्बत के दक्षिण पश्चिमी भाग से हुआ है, वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? क्या ब्रह्मपुत्र नाम से? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या सांगपो नाम से? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सांगपो नाम तो बार बार सभी लोग बता ही रहे कि साहब सांगपो नदी ऐसा खूब कहा जा रहा है कि यह सांगपो नदी। जी नहीं, सांगपो नदी के नाम से भी नहीं जाना जाता है। वहां पे किताबों में भी ज्यादातर जगह आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस नदी को इसके उद्गम स्थल पर
मात्सांग या तामचुक खंबांब नाम से जाना जाता है। मात्सांग नदी या मासांग नदी या तामचुक खंबांब नदी के नाम से जाना जाता है। और जब यह नदी तिब्बत की ओर बहते हुए आगे की तरफ पूरब की तरफ बहती है, तब इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तिब्बत के पठार से अपवहित होती हुई या कहें वृहद हिमालय के उत्तरी भाग से अपवहित होती हुई यह नदी जब पूरब की तरफ चलती है तो इसी के ही समीप अवस्थित है लहासा। लहासा नाम सुना होगा आपने तिब्बत के लिए। फिर अगर आप देखेंगे यह पूरब की तरफ बहती हुई जाती है, जहां अगर हम लोग देखें वृहद हिमालय का विस्तार दिखाई देता है इसके उत्तरी भाग में, और फिर उसके ऊपर हमें तिब्बत का पठार दिखाई देता है, और तिब्बत के पठार और वृहद हिमालय ऐसे करके, वृहद हिमालय का यह उत्तरी ढाल और यह तिब्बत के पठार का दक्षिणी भाग ऐसे करके, तो देखेंगे बीच में एक गर्त, एक गौर्ज बना होगा, एक घाटी। उस घाटी से बहती हुई यह पूरब की तरफ चलती है और भारत के सबसे पूर्वी भाग में मौजूद जो हिमालय के विस्तार में जब हम पढ़ते हैं, नंगा पर्वत से लेके नमचा बरवा तक हिमालय पर्वत का विस्तार दिखाई देता है। तो नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में जो मौजूद है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर नमचा बरवा पर्वत के उत्तर से होती हुई यह गॉर्ज के कारण, गर्त के कारण हेयर पिन बेंट बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में यांग यापा दर्रे से प्रवेश करती है। कहां से? यांग यापा दर्रे से। और फिर यह नदी यांग यापा दर्रे से जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो क्या इसका नाम ब्रह्मपुत्र है? जी नहीं, यहां अभी भी इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है। तब दिमाग में आएगा सर इसका क्या नाम है? इसका नाम है दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग या सियांग नदी भी कहा जाता है, दिहांग या सियांग। अब यह दिहांग या सियांग नदी के नाम से भारत में प्रवेश करती है यांग यापा दर्रे से, और फिर यह असम राज्य में आती है। अब जब यह असम राज्य में आती है यहां, फिर असम राज्य से इसे ब्रह्मपुत्र नाम मिलना शुरू होता है। कहां से? बताऊंगा आगे। फिर अरुणाचल प्रदेश से असम राज्य में अपवहित होती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहां? बांग्लादेश में। आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी, जहां इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जमुना नदी। कहां? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। अब बात आएगी कि सर कहां से कहां तक, देखेंगे सारी चीजें, एक एक चीज पर बात करेंगे हम लोग, एक एक चीज में। ठीक है ना? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अब इसकी दाहिने ओर से सहायक नदियों में, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी के रूप में हमें यहां दिखाई देगी तिब्बत के पठार के दक्षिण भाग से अब उद्गमित होने वाली एक नदी जो अरुणाचल प्रदेश से अपवहित होते हुए आती है और असम में आकर लखीमपुर के पास इस ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित करती है, जिसे सुबनश्री नदी के नाम से जाना जाता है। सुबनश्री। किसके नाम से? सुबनश्री। ऊपर सुबनश्री, ऊपर की तरफ ये जो दिखाई दे रही है ऊपरी नदी, सुबनश्री के नाम से। अब सुबनश्री नाम क्यों पड़ा? सुबनश्री नदी को गोल्ड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? गोल्ड रिवर। क्यों? क्योंकि यह अपनी सोने के धूल के लिए प्रसिद्ध है, सोने के छोटे छोटे कणों के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से अपवहित होते हुए असम में जाकर लखीमपुर के पास अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित कर देती है। इसकी एक सहायक नदी है, देखेंगे कमला नदी। यह कमला नदी अपना जल सुबनश्री नदी में विसर्जित करती है। कहां? सुबनश्री नदी में। नेक्स्ट बात करें दाहिने ओर से तो है कामेंग नदी। कौन सी नदी? कामेंग। पूर्वी हिमालय पर्वतों में कामेंग नदी तवांग जिले से निकलती है। कहां से? तवांग जिले से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामांग जिले और असमपुर में सोनीपत या सोनितपुर, यह देखिए मैंने लिखा हुआ सोनितपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश और असम, जहां से यह असम राज्य में प्रवेश करती है वह जगह है सोनितपुर।
वहां से यह असम राज्य में प्रवेश करती है। और यही ही अगर आप देखेंगे पाके या पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य आपको दिखाई देगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति दिखाई देगी, कामेंग नदी के समीप ही आपको दिखाई देगी। और कामेंग नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं, एक नदी दिखाई देगी बेकी नदी, भूटान से यह अपवहित होती है, उद्गमित होते हुए दक्षिण की तरफ आती है और आकर असम में ही अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित कर देती है। फिर इसके बाद है मानस नदी, भूटान के दक्षिणी भाग से यह नदी उद्गमित होती है और यह फिर असम राज्य में प्रवेश करते हुए मानस नदी अपना जल ब्रह्मपुत्र नदी में विसर्जित करती है। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी की सीमा से अपवहित होने वाली नदी, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जोगी घोपा में विशाल ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिलती है। जोगी घोपा जगह है जहां यह मिलती है, जोगी घोपा जगह में यह ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर अपना जल क्या कर देती है, विसर्जित कर देती है। यह नदी घाटी, मानस नदी घाटी, दो प्रमुख आरक्षित वन क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि भूटान के दक्षिणी भाग से यह अपवहित होती आती है, तो वहीं ही भूटान के दक्षिणी भाग में रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान और फिर असम राज्य में मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, यह दोनों दिखाई देंगे और यहीं से यह अपवहित होती हुई जाती है मानस नदी। आई होप क्लियर होगी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी है। फिर हम देखेंगे भूटान से एक और नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है संकोश नदी। यह नदी भूटान से अपवहित होने के बाद असम और फिर इधर देखेंगे तो आपको बांग्लादेश, इन दोनों की सीमा पे कुछ समय तक अपवहित होती है, फिर असम में ही आकर ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। कौन सी नदी? संकोश। यह उत्तरी भूटान से निकलती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। हालांकि कुछ समय तक दो राज्यों की सीमा भी बनाती है। नदी का ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र जो है यह हिम आच्छादित है। यह क्या है? हिम आच्छादित, जहां से यह निकलती है, हिम यानी हिम का विस्तार दिखाई देता है। और इस नदी का मध्य और जो निचला भाग है यह बहते पानी द्वारा बनाई गई वी घाटी के आकार में इस वी घाटी से बहती हुई जाती है। नदी का पूरा यह जो अपवाह क्षेत्र मध्य और दक्षिणी भाग में आप देख रहे हैं, यह सघन वनों से घिरा हुआ है, जहां यह संकोश नदी अपवहित होती है। उद्गम भूटान से होता है और फिर यह असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में दाहिने ओर से अपना जल विसर्जित कर देती है। आई होप क्लियर होगा, यहां तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट बहुत ही प्रमुख सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की, जिसका नाम है तिस्ता नदी। कहा जाता है तिस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में तसो लहामो झील से होता है। तसो लहामो झील, क्लियर है यहां तक? और यह नदी दक्षिण की ओर अपवहित होती हुई आती है और फिर उसके बाद यह पश्चिम बंगाल में अपवहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है थोड़ा सा, फिर बांग्लादेश में, हालांकि मुख्यतः देखें तो बांग्लादेश में यह क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। कौन? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी की एक सहायक नदी है जो इसके दाहिने ओर से निकलती है, जिसका नाम है रंगीत नदी। यह भी अपना जल आके सिक्किम और बांग्लादेश की सीमा के पास विसर्जित करती है। और एक और बाईं ओर से है रांगपो नदी, जहां यह तीनों नदियां आकर जल विसर्जित कर देती हैं तिस्ता नदी में। वहीं ही उस क्षेत्र को त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? त्रिवेणी के नाम से। अरुणाचल प्रदेश के निचले दिबांग घाटी जिले में निजाम घाट के पास मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यह पहाड़ियों से होती हुई निकलती है। कहां से? पहाड़ियों से। फिर अगर हम लोग बात करें तिस्ता नदी की, तो इस नदी का जो अपवाह है अगर आप देखेंगे तो यहां सिलीगुड़ी भी दिखाई दे रहा है, जलपाईगुड़ी भी दिखाई देगा, बांग्लादेश के रंगपुर जिले से बहती हुई और यह आकर ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, वहां से यह अपवहित होती हुई अपना जल
विसर्जित कर देती है। भारत के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र, लेकिन बांग्लादेश राज्य में करती है तो वहां तो इसे जमुना कहा जाता है, तो जमुना में कर देती है। आई होप यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर होंगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग बाईं ओर से देखते हैं, यानी कि अब हम लोग जो देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी में कौन कौन सी सहायक नदियां जो बाईं ओर से आके ब्रह्मपुत्र नदी में जल विसर्जित कर रही हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश की हो, चाहे वो नागालैंड की हो, चाहे वो मणिपुर की हो, चाहे वो मिजोरम की हो। इन क्षेत्रों की प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है? पूछता है। चलिए आइए, नेक्स्ट मैप यह है रहा। अब इसको देखते हैं, इसको समझते हैं। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही कायदे से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए यह नदी का बाईं ओर से अपवाह क्षेत्र ब्रह्मपुत्र का बनाया गया है। चूंकि हमें पता है कि यह नदी यांगयापा दर्रे से प्रवेश करती है, नमचा बरवा के उत्तरी भाग से होते हुए, घाटी में बहते हुए, और फिर यह असम राज्य में प्रवेश करती है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश तक इसे ब्रह्मपुत्र नाम से नहीं बल्कि दिहांग या सियांग नदी के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर होगा। अब जैसे ही यह असम राज्य में प्रवेश करती है तो यहां तो इसे दिहांग कहा जा रहा है। अब यहां चाइना और भारत की सीमा से मिसमी पहाड़ियों के उत्तरी भाग से एक नदी अपवहित होती हुई दक्षिण की तरफ आती है, असम राज्य में प्रवेश करती है, जिसका नाम है दिबांग नदी। इस दिबांग नदी को सिकांग नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? सिकांग नदी के नाम से। तो कहीं कहीं एग्जाम में दिबांग की जगह सिकांग लिख दे तो कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो गलत है, या सिकांग और सियांग में भी कंफ्यूज मत हो जाना, यह भी ध्यान रखना, क्योंकि शब्द के साथ खेलेंगे। ध्यान रखना हर एक चीज को। अब यह मिसमी पहाड़ियों से अपवहित होते हुए आकर प्रवेश करती है असम में। ऐसे ही चाइना और भारत की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश से एक नदी तटीय भाग से उद्गमित होकर पश्चिम की तरफ अपवहित होते हुए आती है, जहां अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी के अपवाह क्षेत्र के करीब भारत के सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे परशुराम कुंड के नाम से जाना जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड के समीप से अपवहित होते हुए असम में प्रवेश करती है, जहां लोहित और दिबांग दोनों नदियां मिलती हैं। फिर इनकी संयुक्त धारा जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में असम में अपना जल विसर्जित करती है, और जिस स्थान पर विसर्जित करती है वह स्थान असम राज्य का सदिया है। सदिया नामक स्थान पर यह दोनों नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित कर देती हैं। अब इसी सदिया से लेकर और असम राज्य के यहां धुबरी तक अब इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी इस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो असम राज्य से बहती हुई पश्चिम की ओर चलती हुई जाती है, इसके किनारे कई प्रमुख नगर हैं। डिब्रूगढ़ इसके बाईं ओर, जहां आगे बढ़ेंगे तो जोहरा घाट, तेजपुर, दिसपुर, गुवाहाटी, धुबरी, यह प्रमुख नगर दिखाई देंगे। अब एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट जो बतानी है वह क्या? एक नदी यहां से उद्गमित होते हुए देख रहे हैं आप अरुणाचल प्रदेश से, यह असम राज्य में प्रवेश करती है तो बहुत ज्यादा मिएंडर बनाती है, विसर्प बनाती है। विसर्प पढ़ा होगा, बहुत तगड़ा विसर्प बनाती है। तो कई सारी विसर्पी झील भी है, जिसका नाम है दिहिंग नदी। क्या नाम है? दिहिंग नदी इसका नाम है। और यह दिहिंग मुख नामक क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। अब जब यही ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा आगे की तरफ बढ़ती है तो यही ही असम राज्य में एक नदी द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, माजुली द्वीप के नाम से जो जाना जाता है। हालांकि वर्तमान की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर अवसादीकरण के कारण तेजी से इस नदी का क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। नदी काटती चली जा रही है बहुत बुरे तरीके से इसे, जिसकी वजह से इसका क्षेत्रफल कम होता जा रहा है। तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार तो अमेजन नदी के मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप है, लेकिन फिर भी अभी किसे कहा जा रहा है साहब? माजुली को कहा जा रहा है कि यह पूर्व से ही यह था कि यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो जैसे ही इस द्वीप के समीप पहुंचती है यह नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं। इस द्वीप के एक उत्तर से चली जाती है और एक दक्षिण से। इस ब्रह्मपुत्र नदी की, माजुली द्वीप की उत्तरी शाखा को खेरकुटिया चैनल कहा जाता है, जबकि दक्षिणी शाखा को ब्रह्मपुत्र चैनल के नाम से जाना जाता है। फिर यह दोनों शाखाएं आकर फिर से मिल जाती हैं, फिर ब्रह्मपुत्र नदी हो जाती है और फिर यह पश्चिम की ओर बहती हुई चलती चली जाती है और फिर आकर गुवाहाटी के पास, असम का एक नगर गुवाहाटी, पता ही होगा, जान ही रहे होंगे, गुवाहाटी के पास इसी नदी में एक द्वीप है जिसका नाम है उमानंदा नदी द्वीप। उमानंदा नदी द्वीप जिसका नाम है उमानंदा नदी द्वीप। अब मैं आपको बता दूं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में है। ऐसे ही विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी में है, जिसको उमानंदा द्वीप के नाम से जानते हैं। अब माजुली की चर्चा तो हर कोई करता है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, पहले तो अभी वर्तमान के डाटा उठाओ तो वो नहीं रहा, लेकिन अगर आयोग इसको मान रहा है तो अभी मान के ही चलना है। लेकिन विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, जो कि गुवाहाटी के समीप है। यहां से बहती हुई यह नदी धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जिसका नाम हो जाता है क्या? जमुना नदी। जमुना नदी। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यह आपको दिखाई देगा नागालैंड राज्य। नागालैंड राज्य में आपको नागा पहाड़ियों का विस्तार दिखाई देगा। अब बाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी में दिबांग हो गया, लोहित हो गया, दिहिंग नदी हो गया, और कौन सी है उस पर बात कर रहे हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ियों की एक चोटी है लाइसांग चोटी। इसी के समीप से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है धनश्री नदी। यह नदी अपने उद्गम से दक्षिण की ओर जाती है, फिर पश्चिम की ओर अपवहित होकर असम राज्य में कुछ दूरी तक नागालैंड और असम राज्य की सीमा पर अपवहित होती है और फिर उत्तर की तरफ अपवहित होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है। अर्थात धनश्री नदी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यह नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं ओर से सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह असम के गोलाघाट जिले और नागालैंड के दीमापुर जिले की मुख्य नदी के रूप में जानी जाती है। नागालैंड के दीमापुर जिले, क्योंकि नागालैंड से निकल रही है, क्योंकि यह कहां से निकल रही है? नागालैंड से। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यह है मणिपुर। मणिपुर, और यहां आपको दिखाई देगा बुरेल पहाड़ियां। बुरेल पहाड़ियां, और इसी बुरेल पहाड़ियों की एक चोटी है लाइकोट चोटी। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बराक नदी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बराक नदी दक्षिण की ओर अपवहित होती हुई जाती है और दक्षिण तक चलती चली जाती है। तिमकाकुआ के पास यह यहां से मिजोरम और मणिपुर की सीमा के सहारे अपवहित होना शुरू होती है। फिर उसके बाद यह असम राज्य की सीमा के साथ भी अपवहित होती है। अर्थात बराक नदी देश के 3 राज्यों की सीमा से त्रिकोण से अपवहित होती हुई मिजोरम, मणिपुर और असम, यहां से अपवहित होती हुई उत्तर की तरफ चलती है और फिर असम राज्य में यह पश्चिम की ओर प्रवेश करती है जिरीमुख के पास से। इसी नदी के किनारे सिलचर है, नाम सुना होगा सिलचर का। यह अपवहित होती हुई जाती है। अब यह रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले यह नदी 2 शाखाओं में बट जाती है, यानी बराक नदी एक शाखा के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश नहीं करती, 2 शाखाओं के रूप में। इस नदी की उत्तरी शाखा को कहा जाता है सूरमा नदी और दक्षिणी शाखा को कहा जाती है कुशियारा नदी। और यह नदियां बांग्लादेश के आंतरिक भाग में जब बहना शुरू होती हैं तो त्रिपुरा से, मेघालय से कई नदियां आकर इसमें अपना जल विसर्जित करती हैं और आगे जाके सूरमा नदी और कुशियारा नदी फिर से एक धारा में हो जाती हैं और यहीं से इन दोनों नदियों
कि संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। मेघना नदी पढ़ा होगा। पद्मा नदी यानी गंगा नदी, जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी अपना जल पद्मा नदी में विसर्जित करती है, वहां से इसे फिर पद्मा कहा जाता है। लेकिन जैसे ही मेघना नदी अपना जल विसर्जित करती है इन दोनों नदियों के धारा में, तो वहीं से इस नदी के मुख्य धारा का नाम पद्मा ना रहकर क्या हो जाता है, मेघना नदी। और मेघना नदी क्या है, बराक नदी की दो शाखाएं हैं। पूछ लेगा क्वेश्चन तो मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिए, यह रहा मणिपुर, यहां है इंफाल, मणिपुर की कैपिटल, आपको पता ही है। अब इंफाल से एक नदी अपवहित होती हुई दक्षिण की तरफ चलती है और यहां पर एक स्थान से, यहां तक इसे इंफाल नदी कहते हैं, और फिर यहां से एक और नदी चलती है, यह भी दक्षिण की ओर, इसे फिर मणिपुर नदी कहते हैं। मणिपुर नदी की सहायक नदी हो गई इंफाल नदी, और यहां से यह नदी जाकर म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। यहां मैतई नदी के नाम से इसे जाना जाता है, एक छोटी सी नदी आके जल विसर्जित करती है। फिर इस नदी का आगे की तरफ जब जल जाता है तो इसी नदी को म्यांमार में चिंदविन नदी के नाम से जाना जाता है, और इस चिंदविन नदी घाटी क्षेत्र में ही विश्व के बहुत बड़े सागौन और साल के वृक्षों का कृषि होता है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसे चिंदविन नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखेंगे, दिखाई देगा आपको, यह मिजोरम राज्य है। मिजोरम राज्य के पूरब में यानी म्यांमार में एक राज्य है म्यांमार का जिसका नाम है चिन। चिन राज्य, चिन स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश ऐसे चिन। चिन स्टेट से एक नदी उद्गमित होती है जिसका नाम है चिम्थुपुई, या अब चिम्थुपुई को नाम ध्यान में मत रखना, लेकिन एक नदी को याद रखना जो दूसरा नाम है इसका। इसी नदी को कहा जाता है कालादान नदी। और इसी कालादान नदी को जब हम म्यांमार के चिन राज्य से दक्षिण की ओर अपवहित होते हुए देखते हैं, फिर यह मिजोरम राज्य की सीमा के साथ अपवहित होती है, फिर मिजोरम राज्य के दक्षिणी भाग में अपवहित होती है, और फिर यह मिजोरम राज्य से अपवहित होने के बाद फिर आगे की तरफ निकल जाती है। इसी कालादान नदी पर भारत कालादान प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। इसी नदी पर भारत दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को सुधारने और व्यापार को सुधारने के लिए एक बड़े स्तर पर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसको कालादान प्रोजेक्ट कहते हैं, और वो कालादान नदी पर है। लेकिन कालादान नदी भारत की नदी नहीं, बल्कि उद्गमित तो कहां से होती है, म्यांमार राज्य के चिन, म्यांमार देश के चिन राज्य से, और यह दक्षिण की तरफ चली जाती है। तो यह रहा आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र, जिस पर एक विस्तृत चर्चा एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने की, और परीक्षा की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इन नदियों पर आप चाहें तो जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे तिस्ता पे तिस्ता, कालादान पे कालादान, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं। लेकिन अब उन प्रोजेक्ट को जानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप सभी प्रमुख चीजों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो कैसा लगा यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।